हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 14th ऑफ जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 14th ऑफ जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को हमारा ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये अभी प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा होगा, इस पर काम चल रहा है। तो अभी आप इसे इंस्टॉल भले ही ना कर पा रहे हो, लेकिन आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जितनी भी PDF आप लोगों को अभी तक नहीं मिली है, ये इस टेलीग्राम में आज अपडेट कर दी जाएगी। और कल के क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ICESat-2 उपग्रह अंटार्कटिका मेलवोल्ट्रो की झील की खोज के कारण चर्चे में था? तो ये नासा का उपग्रह है। अगला है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले निजी LNG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर में, जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। किस देश के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद ने चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया है? तो ये इथियोपिया के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। 2019 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और आज की ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसे फर्स्ट नंबर पर रखा है। और ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही है। विवादों में कहने का मतलब है कि यूपी गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है इसका बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है ये बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ इसने अपना एक सख्त रुख अपना लिया है, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें ये बताया गया था कि 2027 तक जो अपना देश भारत है ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। लेकिन अभी 2 या 3 महीने पहले ही चाइना के जो एक्सपर्ट हैं, ना जाने वो कौन एक्सपर्ट हैं, इन्होंने ये बताया कि यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों से भी पहले, मतलब कि भारत 2027 से भी पहले चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो इसी के लिए आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये एक पहल है, जनसंख्या नीति। अब सवाल ये भी बनता है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नीति का विरोध क्यों हो रहा है। हाल ही में जब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है? 11 जुलाई को। इसी मौके पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इस नीति की घोषणा की है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो क्लाइमेट चेंजेस है, यानी कि जलवायु परिवर्तन, यदि इससे निपटना है, इस समस्या से, तो जनसंख्या को कम किया जाए ताकि प्रति व्यक्ति कार्बन का जो उत्सर्जन है ये भी कम हो सके। साथ ही जो हमारे पास सीमित संसाधन है इसका सही से इस्तेमाल हो सके। इसी के संबंध में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो विधि आयोग है, इसने जनसंख्या नीति का जो ड्राफ्ट है ये अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। और 19 जुलाई तक, मतलब कि अब से यदि देखा जाए तो 1 हफ्ते बाद तक जनता से इस ड्राफ्ट पर इनकी राय मांगी है। यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये जो जनसंख्या पॉलिसी है इसमें यह बताया गया है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं हो सकेंगे। और स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं यहाँ से वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। सरकारी नौकरी में जो प्रमोशन होता है, पदोन्नति, ये भी रोक दी जाएगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट साल के जो बच्चे हैं इन्हें बेहतर शिक्षा दी जा सके और इनके हेल्थ पर ध्यान दिया जा सके, इन्हें प्रॉपर पोषण मिल सके। साथ ही बुजुर्गों की देखभाल को भी बेहतर बनाया जा सके। और इस ड्राफ्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक चीज़ स्पष्ट की गई है कि यदि एक शख्स की 2 पत्नियां हैं तो इस नए कानून के मुताबिक दोनों पत्नियों से परिवार में केवल 2 ही बच्चे मान्य होंगे। भले 2 पत्नियां हैं लेकिन 2-2 बच्चे दोनों के नहीं होने चाहिए। दोनों से आप कह सकते हैं कि 2 बच्चे ही कुल मिलाकर मान्य होंगे। तो यहाँ 2 बच्चों के लिए ये बात तो स्पष्ट की ही गई है। साथ ही एक और बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि इस ड्राफ्ट में ये भी बताया गया है कि यदि किसी दंपत्ति का केवल एक ही बच्चा है, कोई दंपत्ति है और मान लीजिए उसका एक ही बच्चा है और वह बेटा है, तो उसे 80,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता देगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और यदि किसी दंपत्ति का एक ही बच्चा है और वह बेटी है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उसे 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यहाँ सरकार का ये कहना है कि बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है और लोग खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकें, इसके लिए
जनसंख्या पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। अब सवाल ये बनता है कि सारी बातें तो सही हैं, जनसंख्या नीति ये ले आए हैं, इस पर इतना विवाद क्यों मचा हुआ है? तो देखिए भैया, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में होने हैं चुनाव। तो यह विपक्ष का क्या कहना है? जो इस नीति को नहीं मानना चाहते उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है ये जनसंख्या की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही है, अच्छी जीवन शैली नहीं दे पा रही है, जिसके कारण अब ये बहाना बता रही है कि आप जनसंख्या नीति अपनाएं और कम बच्चे पैदा करें, ताकि उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट है ये बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही यहाँ इस बात का भी भय है कि उत्तर प्रदेश की इस नीति के कारण यहाँ लैंगिकता भेदभाव बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि आप केवल 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, चाहे वह बेटा हो या बेटी। अब जिन्हें मान लीजिए बेटा चाहिए था लेकिन शुरू में 2 बेटियां हो गई, ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि गर्भपात और शिशु हत्या जैसी समस्या ये उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में जो विश्व हिंदू परिषद है, इन्होंने सारी बातें तो ठीक ही कही हैं, लेकिन इस नीति की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट में स्पष्ट की है, इस 1 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है कि इसकी मतलब कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इस नीति के कारण यहाँ एज गैप ये बढ़ सकता है। आप लोगों ने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि चाइना जो 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया था, जिसके कारण यहाँ एज गैप कितना बढ़ गया, जिसके कारण इसे अब अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करनी पड़ी। तो ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो जाए, ये चाह रहा है विश्व हिंदू परिषद। तो आगे ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इस नीति का भविष्य में क्या परिणाम देखने को मिलता है। अब यहाँ बात की जा रही है पॉपुलेशन पॉलिसी की। ऑप्शन मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं जो कि कहीं ना कहीं पॉलिसीज से रिलेटेड है, हाल ही के दिनों में चर्चे में रहे हैं। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वर्ष 2021 से 2024 के लिए एक नई आईटी नीति यानी कि आईटी पॉलिसी ये जारी की गई है। यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हालांकि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला ये है हैदराबाद। और अब यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला यानी कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये सभी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल जीप डाइव पुल ये कहाँ खोला गया है? तो ये भी हाल ही में खोला गया है दुबई में, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और ये इसलिए ओपन किया गया है ताकि यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ इनकम में भी बढ़ावा मिल सकेगा। इसी को देखते हुए ये जो सबसे गहरा पुल है ये ओपन किया गया है दुबई में, जिसकी यदि हम गहराई की बात करें तो ये 60 मीटर गहरा है। अंडर वाटर सिटी थीम पर यह बना हुआ है। 6 ओलंपिक पूल जितना ये बड़ा है, आप सोच सकते हैं। जिसमें कि क्षमता की यदि हम बात करें तो 1.4 करोड़ लीटर इसमें पानी आ सकता है। साथ ही इस पुल में खाली अपार्टमेंट, गैरेज के अलावा इंडोर गेम्स सुविधा और 80 सीटों वाला रेस्टोरेंट भी मौजूद है। मतलब कितना बेहतरीन तरीके से इसकी ओपनिंग की गई है दुबई में। अब यदि हम बात करें दुबई की, जो कि यूएई का एक शहर है, इसी दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा झूला ये भी स्थापित किया गया था। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ईरान का जो सबसे बड़ा जहाज है जिसका नाम है खर्ग, ये इसी दुबई के पास आप कह सकते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट, आसपास की लोकेशन आप लोगों को मालूम ही है, ओमान की खाड़ी, यहाँ ये खर्ग जहाज डूब गया था, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। अब यदि हम अदर सिटीज़ की बात करें जो कि चर्चे में रही हैं, चेन्नई की यदि हम बात करें तो सीसीटीवी सर्विलांस के मामले में दुनिया में टॉप पर रहा है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का शहर है, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर ऑकलैंड बना है। सिंगापुर की यदि हम बात करें तो एप्पल के द्वारा दुनिया का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर ये इसी सिंगापुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आयात निर्यात के लिए रेल सेवाओं पर समझौता किया है? तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है भारत और नेपाल के बीच। कहने का मतलब है कि देखिए, भारत और नेपाल के बीच में ये जो समझौता है ये अभी का तो है नहीं, ये समझौता 2004 में हुआ था। रेल संपर्क समझौता आप कह सकते हैं, लेकिन कई बार इस समझौते में संशोधन हुआ है। फिलहाल ये चर्चे में आया था। यदि आप नेपाल के लोकेशन देखेंगे तो आप इस लोकेशन पर गौर करेंगे। ये क्या है? तो ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसकी लंबाई है मात्र 22 किलोमीटर। इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से जो शेष भारत है ये प्रवेश करता है
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। पूर्वोत्तर भारत में कुल 8 राज्य हैं जो कि इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को डोकलाम विवाद तो याद होगा। डोकलाम हालांकि ये भूटान में स्थित है, लेकिन जो चाइना है इसकी नज़र इसी डोकलाम पर कब्जा करने की थी, इसलिए भारत ने इस डोकलाम वाले मुद्दे पर भूटान का सपोर्ट किया था, क्योंकि भारत इस बात को अच्छे से जानता था कि यदि ये डोकलाम वाले मुद्दे पर भूटान का साथ नहीं देगा तो चाइना इस पर कब्जा करते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हथिया लेगा और भारत के ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इसे भारत से अलग कर सकता है। हालांकि वो मुद्दा इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मुद्दा आया इसलिए मैंने कनेक्ट करके आप लोगों को बता दिया है। तो अभी क्या हुआ है, दोनों देशों के बीच में ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत ये दोनों देश मतलब कि नेपाल और अपना देश भारत, ये अब किसी तीसरे देश में माल के आयात और निर्यात के लिए भी इस रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेगा। तो अब यदि हम बात करें नेपाल की, इसकी राजधानी काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। साथ ही इसी नेपाल में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी करंट हाइट की यदि हम बात करें तो ये है 8,848.86। ये न्यू हाइट है, अपडेटेड है, ये इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। विधवा सहायता योजना, इसके तहत होगा क्या कि असम में ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई है, इन्हें 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी असम गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उन महिलाओं के पास इस बात का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण ही हुई है। तो ऐसी योजना लेकर के आ गया है असम गवर्नमेंट। असम की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं हिमंता बिस्वा। और भी योजनाएं हैं जो कि चर्चे में रही थी, शिशु सेवा योजना, अरुणोदय योजना और अरुंधति योजना। साथ ही हाल ही में असम का 7वां नेशनल पार्क बना है दिहांग पटकाई। और माफ़ी चाहूँगी शायद आज का ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1-2 क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर करने ज़रूरी थे। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो काफ़ी समय से इसका वेट किया जा रहा था। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया जाएगा, इसकी घोषणा तो काफ़ी पहले ही कर दी गई थी। और ये जो अनुसंधान केंद्र होगा इसकी स्थापना गंगा नदी के किनारे पटना विश्वविद्यालय के परिसर में ही 4400 वर्ग मीटर की भूमि पर किया जाएगा। ऑप्शन में मैंने जितने भी शहरों के नाम लिखे हैं बिहार से रिलेटेड है, जो कि चर्चे में रहे हैं। पटना के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यदि हम बात करें बोधगया और राजगीर की, तो भारत के पहले 2 हरित ऊर्जा शहर ये बोधगया और राजगीर ही बने हैं। यदि हम बात करें नालंदा की, तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये इसी नालंदा जिले में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में और ये इसका 4था एडिशन होगा। तो एडिशन भी आप याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसका पहला संस्करण दिल्ली में था, दूसरा था महाराष्ट्र के पुणे में, तीसरा था गुवाहाटी में, चौथा होना तो था हरियाणा में 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण इसे पोस्टपोन किया जा रहा है तीसरी लहर का खतरा देखते हुए। तो इसका 4था एडिशन होगा हरियाणा में। तो यहाँ से एक और फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो हमारा खेल मंत्रालय है इसके द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल 4 खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? गतका पंजाब से रिलेटेड है, दूसरा है कलारी पयट्टी जो कि रिलेटेड है केरल से, तीसरा है थांग ता, ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है आप कह सकते हैं, और चौथा है मलखंभ, ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में ओडिशा के पुरी में किया गया है। हर साल इस फेस्टिवल को यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। 12 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये जो यात्रा है भव्य यात्रा जो कि पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से शुरू होती है और इस रथ यात्रा में 3 रथ की पालकियाँ निकाली जाती है, जिसमें कि अलग अलग 3 रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा इन तीनों को रथ पर बैठाया जाता है। इसलिए इस फेस्टिवल को रथ का त्यौहार भी कहा जाता है, जो कि अब सेलिब्रेट हो रहा है ओडिशा के पुरी में। अब यहाँ उत्सव की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव इसका आयोजन किया गया। मेघालय की राजधानी शिलोंग में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जबकि हरियाणा के फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये सभी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए ये अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए, आईसीसी के द्वारा एक नए कैटेगरी में अवार्ड दिए जाने की शुरुआत ये जनवरी 2021 से ही की गई थी। तो पहला जो अवार्ड था मेल कैटेगरी में यदि हम बात करें तो जनवरी के लिए ये मिला था ऋषभ पंत को। अब ये है 6वें महीने का अवार्ड। इसमें मेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है ड्वेन कॉनवे ने, और फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है सोफी एक्लेस्टोन ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। यदि हम बात करें सोफी एक्लेस्टोन की, जो कि बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से, इंग्लैंड की ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जबकि यदि हम बात करें ड्वेन कॉनवे की, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्ति की गई है विनय प्रकाश की। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हाल ही में जो नए आईटी नियम लागू किए गए थे, इसे लेकर के भारत सरकार और ट्विटर के बीच जो तनातनी देखने को मिल रही थी, ये जो मुद्दा है ये कोर्ट तक पहुंच गया था। आप लोगों को मालूम भी होगा, अभी जो हमारे आईटी मंत्री थे, हालांकि अब तो मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया गया है, रविशंकर प्रसाद, इनका जो ट्विटर अकाउंट है ये ट्विटर के द्वारा कुछ समय के लिए ब्लॉक भी कर दिया गया था। और हमारा जो नया आईटी नियम है ये क्या कहता है कि भारत में आप कह सकते हैं कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके 50 लाख यानी कि 5 मिलियन से अधिक फॉलोवर हैं, इन्हें भारत में अपना अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और स्थानीय शिकायत अधिकारी इनकी नियुक्ति करनी होगी, ताकि भविष्य में यदि कोई बात आ जाती है तो इसका जो जिम्मा है ये आईटी मंत्रालय अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। जिसे लेकर के बात तो बहुत बिगड़ी, लेकिन अब ये मान गया है कि हम अपना जो शिकायत अधिकारी है ये आपके देश में नियुक्त करने जा रहे हैं। तो बात तो वही हुई ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आप लोग ये भी जान लीजिए कि भारत का ट्विटर ये किसे कहा जा रहा है? कू एप्लीकेशन को ट्विटर के ऑप्शन के रूप में इसे देखा जा रहा है, पूरी तरह से भारतीय है। ट्विटर की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। सीईओ ये हैं जैक डॉर्सी। अब ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। कोयला के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य ये छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही की ये रिपोर्ट थी। कोयला मंत्रालय ने हाल ही में 2020-21 के ये जो अपने अंतिम आंकड़े रिलीज़ किए, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन ये छत्तीसगढ़ में होता है। इसके बाद ओडिशा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। उत्पादन की यदि हम बात करें तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल है फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है। इसके अलावा चावल और जूट का उत्पादन ये भी सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ एक चीज़ मैंने गलत बोल दी। आंध्र प्रदेश ये फलों के उत्पादन में टॉप पर है, जबकि पश्चिम बंगाल ये सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अदरक का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, सोया स्टेट इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर एशले बार्टी था, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। आज के लिए आप लोगों का सवाल है, स्टीफन लोफवेन ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।